नमस्कार फ्रेंड्स, आज का जो राइट एंगल का जरिए में मैं एक बहुत अनफॉर्चुनेट बट अनअवॉइडेबल जो घटना हमारा पार्लियामेंट में आज न घटा उसके पर कुछ आपके सामने मेरा जो थॉट है थोड़ा सा प्रकट करना चाहता हूँ। आप जानते होंगे आज हंगामे पर जैसे अपोजिशन पार्टीज़ ने बोथ लोकसभा और राज्यसभा में जैसे बिहेव किए, प्लाकार्ड लाए एंड जो चेयर का जो गरिमा है उसके पर जो बाधा प्रकट किए, जो वेल का हाउस के अंदर आके जैसे ही उन्होंने शोर शराबा किए, उसको नज़र में रखते हुए एंड ये तो चल रहा था, उसको नज़र में रखते हुए आज लोकसभा से 33 एंड राज्यसभा में 45 सदस्यों को अस्थायी रूप से निलंबित किया गया है। एंड ये भी बताया गया है कि राज्यसभा में पर्टिकुलरली 11 ऐसे सांसद थे जिनका बिहेवियर इतना अनपार्लियामेंट्री था कि वहाँ का जो इनका जो एक्टिविटीज़ पर वो अगेन प्रिविलेज कमेटी के पास न जाएगा। एंड जब तक वो प्रिविलेज कमेटी को बुलाया गया है, कोई एक पर्टिकुलर टाइम लाइन दिया गया है, जब तक वो उसके पर सुनाई करके उसका मंतव्य नहीं देगा तब तक वो भी स्थगित रहेंगे। एंड आप जानते हैं कि ये आज पहला बार नहीं हुआ है। मेरा ख्याल में कल और परसों उन्होंने और भी कुछ लोगों को निलंबित किया गया था। मेरा ख्याल में लोकसभा से 13 लोगों को किया गया, 13 सदस्यों को किया गया था। एंड राज्यसभा में वो तृणमूल कांग्रेस का जो एक वरिष्ठ नेता है डेरिक, उनको भी मेरा ख्याल में निलंबित किया गया था बिकॉज ऑफ अनरूली एंड मिसबिहेवियर। बट उसका कोई असर नहीं पड़ा। ऑन दी अदर हैंड और ज़्यादा एडवर्स इम्पैक्ट पड़ा इन द सेंस दैट ये जो अपोजिशन जो रिस्ट्रेंट, जो रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर जो उम्मीद किया जा रहा था कि ये घटना के बाद होगा, वो हुआ ही नहीं। आज जब उसको एक लिमिट क्रॉस हुआ तब पार्लियामेंट ने ये जो सीरियस जो डिसीजन एंड एज आई सेड दैट वेरी अनफॉर्चुनेट डिसीजन ये है वो लिया गया। तो अभी प्रश्न उठता है, ऑब्वियसली ये अनफॉर्चुनेट थिंग है, बट कुड इट हैव बीन अवॉइडेड? वेदर इट वाज अनअवॉइडेबल, आई थिंक दैट इज द question that I would like to answer and discuss, or rather reveal my thoughts to you people. अब देखिए, अभी जो घटना हुआ वो बेसिकली क्यों किया गया कि अभी जो कुछ 4-5 लोगों ने जो विजिटर्स के थ्रू में आए थे वो जम किए, ह्यूज सिक्योरिटी ब्रेच हुआ हमारा नया पार्लियामेंट में, उसी के पर ये सब थिंग हंगामा शुरू हो रहा है। तो अपोजिशन पार्टीज ने बोले कि इतना बड़ा जो सिक्योरिटी ब्रेच हुआ इसके पर प्रधानमंत्री का प्रेजेंस में होम मिनिस्टर एक स्टेटमेंट देंगे। तो वो लोग माने नहीं कि जब ये बताया गया, एंड हमारा स्पीकर महोदय जो ओम बिरला जी, ये ओपनली कितने बार इन लोगों को समझाने के लिए कोशिश किया गया कि पार्लियामेंट का जो सिक्योरिटी होता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है लोकसभा स्पीकर का। लोकसभा स्पीकर के अंडर में पार्लियामेंट का सिक्योरिटी कंप्लीटली आता है। अगर कोई भी कुछ होता है, कोई सिक्योरिटी त्रुटि होता है, देन द रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। एंड उसने बोले कि कंसिडरिंग दैट, उन्होंने बोले कि मैं ये जिम्मेदारी लेता हूँ एंड उसके लिए इन्होंने कमिटी बैठा है एंड उसके पर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। आप जानते हैं ये जो लोग ये जो बच्चे जो 5-6 लोग जो 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 इन्वॉल्व थे, उनमें एक लेडी भी है,
वो तो अभी ऑलरेडी अरेस्ट हो चुके हैं। तो फ्रॉम वेरी कंट्री, तो इसके लिए इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। तो वो बोले कि ये जब क्राइसिस होता है, दिस इज अ सिक्योरिटी ब्रेक। इवन प्रधानमंत्री ने भी कल कोई इंटरव्यू में भी बोले हैं, दिस इज अ वेरी नेशनल इशू, इट इज अ वेरी सीरियस इशू एंड दिस इज नॉट समथिंग टू बी पॉलिटिसाइज्ड ऑन, इन द सेंस दैट इसमें सब कुछ मिलके लोग काम करना चाहिए। कोई गवर्नमेंट का ये नहीं है कि ये अपोजिशन वालों का कोई ये नहीं है, अभी सब एक ऐसे सोचना है, क्योंकि सिक्योरिटी जो दैट इन्वॉल्व्स ऑल द मेंबर्स। एंड ये पहले बार तो घटना हमारा हुआ ही नहीं ऐसे सिक्योरिटी ब्रेच इन द पार्लियामेंट, इट हैड हैपेंड मेनी ए टाइम इन द पास्ट, वो भी एग्जाम्पल्स दिया गया। एंड तब भी बताया गया कि वो जब पहले जब हुआ था तब इतना पॉलिटिसाइजेशन नहीं हुआ था, सब पार्टीज ने इकट्ठे मिलके इसके पर इन्वेस्टिगेशन किए थे कि सिक्योरिटी फर्दर कैसे एनहांसमेंट होगा, कि कैसे किया जाएगा, उसके पर विचार किया गया था। जैसे इतना बड़ा जो कांड हुआ था, आप जानते होंगे 2001 में जो पार्लियामेंट अटैक, उसमें तो हमारा कुछ लोगों का सही बने, हमारा कुछ सिक्योरिटी जो एम्प्लॉय जो थे वो भी शहीद हुए थे। वो तो एक प्रॉपर टेररिस्ट अटैक था। तो वो इतने बड़ा जब कांड घटा तब भी अपोजिशन एंड द देन गवर्नमेंट, मेरा ख्याल में वो वाजपेयी साहब का सरकार था, तब लोग बोलते ऑफ ऑल द पर्सन्स सबसे बड़ा कोऑपरेशन गवर्नमेंट को मिला था सोनिया गांधी जी का, बिकॉज शी वॉज द लीडर ऑफ द अपोजिशन, और not exactly leader of the opposition, she was the leader of the Congress party. Leader of the opposition I think was Mr. Pranab Mukherjee, if I am not mistaken. Anyway, the point is that that time ये इतना बड़ा politicization नहीं हुआ था, सब मिल the same solidarity, same cooperation, ये जो कांड हुआ वो देखने होना था। यानी यही सरकार ने बोला है, स्पीकर महोदय ने लोकसभा में, एंड जो चेयरमैन होते राज्यसभा का, हमारा जो वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं, वो भी राज्यसभा में रिलेंटलेसली कंसिस्टेंटली इन लोगों को बताया गया कि भाई ऐसे मत कीजिए, लेट अस जॉइन हैंड्स टुगेदर एंड करें, बट लेकिन ये माना नहीं गया। एंड मैंने जैसे बोला कि जिस तरह डेमोन के काम रोकने के लिए कोशिश किया गया, इवन देन पहले कसम दिया गया, पहले अजय सेठ 2 दिन पहले को वार्निंग दिया गया कुछ लोगों को निलंबित करके, बट उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। आज जब और एक्सेसिव हुए में ये सीमा उल्लंघन किया गया, तब ये ड्रास्टिक स्टेप उनके खिलाफ लिया गया। दैट्स व्हाई सर दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट, बट द पॉइंट इज वाज इट अवॉइडेबल? तो वो क्वेश्चन में मैं देखिए अभी क्या हुआ है। अभी जो पिछले 10 साल में आप देखेंगे जो रोल ऑफ द अपोजिशन इन पार्लियामेंट, आप अगर देखेंगे जब हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ, जब हुआ, एंड अभी जो अपोजिशन बिहेवियर इन पार्लियामेंट हैज रियली अंडरगन क्वालिटेटिव चेंजेस। अब देखिए कोई भी डेमोक्रेसी में अपोजिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपोजिशंस रोल इज टू अपोज governments policies, governments views. It may give some new ideas and which the government may accept, but it is up to the ruling party. I mean that is what the democracy is all about. The majority members जिसका है वो सरकार बनाते हैं, एंड वो सरकार बनाने के उनके वो अधिकार है, वो एक डिसीजन लेंगे, वो करेंगे, एंड बिकॉज एंड दे ओनली कैन दैट सिचुएशन कैन बी चेंजिंग इन द नेक्स्ट इलेक्शन। अगर वो लोगों का एक्सपेक्टेशंस के अनुसार काम नहीं करेंगे तो लोग उनको वोट आउट करेंगे, एंड हो सकता है यही अपोजिशन लोगों को फिर दे विल बी इलेक्टिंग देम टू कम टू पावर। दिस इज व्हाट द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट। So the role of the opposition in that sense should be by every means, by all means, you do oppose, you do point out the shortcomings, the limitations of the government's policies, or what the government tries to bring out through new legislations, whatever it does, you do point it out or give the suggestions. Maybe the government will listen to it, but ultimately it is up to the government. Your role is to give the constructive opposition.
but constructively opposing the policies of the government is one thing, but obstructing the government from carrying out its functions by any means is something totally different. तुम अभी जो अपोजिशन का जो रोल है, अभी क्या होता है कि कुछ ना करे, हम पार्लियामेंट को चलने नहीं देंगे, पार्लियामेंट को कंप्लीटली ऐसे केओस करेंगे, ऐसे डिसरप्ट करेंगे, देन नथिंग विल हैपन. आप जानते होंगे, एक मिनट में जब पार्लियामेंट सेशन होता है, आप हैरान हो जाएंगे, एक मिनट में आपको लगभग 3 लाख रुपया खर्चा होता है. एक मिनट में 3 लाख रुपया खर्चा होता है. अगर आप हिसाब कीजिए, एक घंटे में वो लगभग 2-3 करोड़ रुपया एक घंटे में खर्चा होता है. सपोज पार्लियामेंट 10 घंटा काम कर, कभी कभी 12 घंटा काम करता है, तो अगर आप एक डे को आप टोटली कोलैप्स करते तो कितना करोड़ रुपया देश का आप बर्बाद करते हो. आप उस कंटेक्स्ट पे आप देखिए. तो द पॉइंट इज दैट instead of playing the role of the opposition, instead of opposing it, if you continue to obstruct it by all means, and वो जो पहले कभी ऐसे नहीं हुआ था, then it is something different. Because आप देखिए, एंड ये पर्टिकुलरली ज़्यादा देखा गया है जब ये मोदी सरकार जब आया ऑफिस में, आई थिंक 2014 में. एंड अब देखिए जो किस किस इश्यूज पर ये जो अपोजिशन है 10 साल से, आपको इंटायर पार्लियामेंट को बिल्कुल एक पैरालाइज करके रखे हैं. एक बीच बीच में आप जानते होंगे, एक बार मेरा ख्याल में एक इंटायर सेशन वॉश आउट हो गया. पहले आपने हैरान होंगे भाई, इफ आई रिमेंबर 2014 में फर्स्ट टाइम इन लोगों ने पैरालाइज करना शुरू कर दिया. नथिंग टू डू विद द गवर्नमेंट्स पॉलिसीज, नथिंग टू डू विद द सेंट्रल गवर्नमेंट्स पॉलिसीज. क्या हुआ, वो ललित मोदी को तब राजस्थान का जो चीफ मिनिस्टर थे वसुंधरा राजे, उनके साथ क्या संपर्क है, इसके लिए पार्लियामेंट स्टैंड स्टिल. भाई दैट इज एंड एक सो कॉल्ड बैपम कंट्रोवर्सी इन मध्य प्रदेश. शिवराज सिंह जी तब मुख्यमंत्री थे, उसके पर क्या हुआ भाई, वो दैट इज द थिंग यू शुड लेजिटिमेटली रेज इट इन योर रेस्पेक्टिव असेंबलीज. बट ऑन दैट बेसिस, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, पार्लियामेंट केम टू ए हॉट, कंप्लीट हॉट. एंड जब बताया गया था, मेरा ख्याल में इन लोगों ने बोले, अरे बीजेपी ने तो एक बार ऐसे ही किए थे, हम जब पावर में थे. अरुण जेटली बोले थे कि क्या नाम है, टू डिसरप्ट द पार्लियामेंट इज ऑल्सो ए अपोजिशन स्ट्रैटेजी. बट देन वो कितने बार हुआ, कौन सा इंटेंट, आई एम नॉट गोइंग इन टू इट, वो कितना सच है, कितने लिमिट तक वो सच था, एंड वो एग्जैक्टली क्या हुआ था, आई एम नॉट गोइंग इन टू इट. बट द फैक्ट इज दैट अज्यूम दैट बीजेपी ने समथिंग बड़ा गलत काम किया था, तो आप भी वही गलत काम करोगे. दैट मीन्स टुमारो, सपोज अभी हमारा अगले साल इलेक्शन होगा 5-6 महीने के बाद, सपोज भाई कांग्रेस एंड द सो कॉल्ड इंडिया अलायंस वाला आके सरकार बनाएंगे, तब बीजेपी भी वही करेगा. तब आप क्या बोलोगे, आपके आर्गुमेंट तो वही लेंगे. बट अगर हर अपोजिशन अगर ऐसे करके लिमिट क्रॉस करके करेगा, भाई 1 दिन 2 दिन 3 दिन, आई कैन अंडरस्टैंड इट. बट entire duration of the session after session, if you continuously go on disrupting the parliament, then I think there is something seriously wrong. And मैं इसीलिए बोल रहा था, आप अभी देखिए, जब लेट अस गो बाई, वी हैड ए ग्लोरियस हिस्ट्री. हमारा जो अपोजिशन इतना बढ़िया कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन रोल प्ले किया है और किया था पहले. आप देखोगे जो 50s में एंड 60s में, एंड तब क्या कांग्रेस पार्टी वाज all powerful, they had almost all the state governments with them, and of course comfortable or complete majority in both the houses of the Lok Sabha. नेहरू जैसे बड़ा प्रधानमंत्री थे, उनका जमाने में अपोजिशन नंबर वाज वेरी फ्यू, लाइक NG रंगा थे, पीलू मोदी थे, पटेल थे, कुछ बट उनका जो आप देखिए
क्वालिटी इन डिबेट्स, एंड उनको कितना सम्मान भी देते थे दी रूलिंग पार्टी वाले। जब डिबेट करोगे, जब पॉइंट करोगे, दैट्स व्हाट आई से, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अपोजिंग एंड obstructing. What you are doing is obstructing. For example, I would like to quote Jawaharlal Nehru and हमारा then vice president जो थे chairman राज्यसभा का those days. I would like to quote him once. I think कुछ साल पहले मैंने कहाँ लिखा है, उसी से मैं आपको ये quote करना चाहता हूँ. Something. In February 1963, during the President's address to a joint session of the Parliament, some of the opposition MPs heckled this speech for being in English instead of Hindi, and one Rajya Sabha member even walked out. However, the next day, members cutting across party lines condemned the heckling and expressed their regrets in solidarity. And in a letter to the Chief Ministers, that is on 18th February 1963, Prime Minister Jawaharlal Nehru described the incident as the first of its kind in Parliament, quote unquote, and most regrettable, quote unquote. And then he added, again I am quoting, it is clear that this kind of thing has to be met effectively, otherwise the work of our Parliament and assemblies would be made difficult and brought into disrepute. This is a vital matter, and I hope the Parliament will set a good example which will be followed even in the state assemblies, unquote. This is what Prime Minister Nehru wrote to the chief ministers in various states. And I wonder whether Sonia Gandhi ji, that is what had written then, कि आपका इतना ग्लोरियस हिस्ट्री है, तब का कांग्रेस पार्टी का क्या विचार था? जस्ट एक इंसिडेंट हुआ था, पहला एक इंसिडेंट हुआ था, उसके पर नेहरू जी का क्या प्रतिक्रिया था? आप इतना नेहरू जी का कंट्रीब्यूशन के पर आप गर्व महसूस करते हैं, बट उसी पार्टी आजकल कैसे बिहेव करता है आप देखिए। ये जो बिहेव करते, पहले मैंने बताया कि वो राज्यसभा के क्या नाम है, दोनों चीफ मिनिस्टर्स अब डिफरेंट स्टेट्स पर आपने चर्चा किए। अभी उसके बाद क्या हो गया, द डिमोनेटाइजेशन, वो एक इशू पकड़ गए, आप वहां करने लगे। उसके बाद आपने क्या क्या पर, मेरा ख्याल में वो जो जीएसटी पर आपने ये हुआ, उसके पर वो कर दिए। उसके बाद मैं बोलता हूँ ये फार्मर्स एजिटेशन हुआ, कोविड हुआ, एंड और क्या क्या हुआ, मेरा ख्याल में अभी वो एक पेगासस वाला इशू, वो पर भी आपने इतना कर दिया। जो भी ये सब मैटर सुप्रीम कोर्ट के अंदर तक ले लिया आपने, चले गए ऑल दिस मैटर। देन आपने क्या किया, वो राफेल वाला इशू पर क्या क्या कर लिया। On the one hand, these are the very people who go to the Supreme Court and say the court, you say that we do not have faith in Parliament, and simultaneously you are disrupting and bringing the entire parliamentary proceedings to a halt. And what did the Supreme Court find out in all these cases? Most of the cases that you say, they found out them to be absolutely baseless. फॉर योर इंस्टेंस, जो पेगासिस वाला बोले कि हम सबका क्या ये फोन हैक हो रहा है, वो हो रहा है। राहुल गांधी जी इतने बड़े बनाए, हर जगह पर भाषण दिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने एक कमिटी बैठाया, एक्सपर्ट्स एंड ये सब एग्जाम कर रहे थे, उन्होंने राहुल गांधी जी को 3 बार रिक्वेस्ट किए कि आपका सर टेलीफोन दीजिए, हम देखते हैं सचमुच आपका वो हुआ है ना नहीं। अब जानते हैं उन्होंने दिया ही नहीं, बट यहाँ आके पार्लियामेंट को So the point is, so this is not opposition, this is actually obstruction. So similarly, let me quote, ऐसे भी एक हुआ था राज्यसभा में मिसबिहेवियर, एंड देन चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने क्या किए थे, उन्होंने नॉट ओनली expunged certain portions of the speech
and had remarked, I think he had remarked way back in 27, September 1955, and I am again quoting him. We want to maintain the good name and dignity of this house. Every one of us is interested in that as much as I am. I do not want it to be said that sometimes these discussions suggest that we are not behaving like serious, responsible members of parliament, but rather like irresponsible professional agitators. Mark the word, professional agitators. Members of parliament, professional agitator. That impression even all members of this house, to whatever side they may belong, should avoid. We must be careful and preserve our good name and our dignity. That is what I am anxious about. Just one incident कब हुआ, तब वाइस प्रेसिडेंट ये बोले थे. एक इंसिडेंट हुआ पहले बार लोकसभा में, एंड मैंने आपको पढ़ के सुनाया नेहरू जी ने क्या किया था, क्या बोला था, उनका क्या रिस्पॉन्स था, एंड अभी आप देखिए क्या रिस्पॉन्स हो रहा है. सो मैंने सेशन आफ्टर सेशन, डे आफ्टर डे, यू कंटिन्यूअसली डू इट. एक तो मैंने बोला कि कितना बर्बाद होता है, यानी यू आर दैट मीन्स यू आर नॉट जैसे मैं अगर इफ एक्चुअली इफ आई कोट लेट आवर वाइस प्रेसिडेंट राधाकृष्णन जी, वो जो बोले हैं कि कोई एक ने कोई एक बोल दिया, उसको बोलते हैं कि बिहेव लाइक ए पार्लियामेंटेरियन, नॉट लाइक ए प्रोफेशनल एजिटेटर. अभी क्या हो रहा है, ये जो हो रहा है अभी, जो मैंने जो बताया था पिछले 10 साल से, दी वे दी अपोजिशन मेंबर्स आर बिहेविंग, are they behaving like parliamentarians or professional agitators? Do the people of India send you to the most sacrosanct democratic institution of the country, which is called the parliament, to agitate or to constructively play your role in the governance of the country? And when I am talking of governance of the country, that is the responsibility of as much the government as of the opposition parties. But here you have, आप देखिए ना, दी वे इनका जो साउंड जो तैयार करते हैं, जो बिगुल बजाते हैं, जो नाटक करते हैं यहाँ लगा के, ये नौटंकी जो हो रहा है, ये तो एजिटेटर्स भी नहीं है. मैं तो बोलता हूं कि ये एजिटेटर्स वाले नहीं, ये तो नौटंकी वाले ज्यादा लगते हैं मेरे को. दिस इज व्हाट द पार्लियामेंट दे हैव रिड्यूस्ड इट टू. आप इमेजिन कीजिए, अनदर एंगल में देखिए कितना सीरियस मामला है. पार्लियामेंट में आप देखिए, लोकसभा में 545, मेरा ख्याल में 545 तो नहीं होंगे, बट 500 रफली देखिए 540 मेंबर्स होते हैं, एंड राज्यसभा में 250 होते हैं. तो ये अगर आप मिला दीजिए 540, 200, 740, तो 850 करीब, 545, 250. तो उन जो लोग हैं, इतना सदस्य हैं, तो आप अगर, मैंने बोला कि आपको एक टोटल जितने भी आपने इनको अभी निलंबित किया गया है, टोटल हुए 94. तो ये जो 94 लोग आप जो डिमांड करते हो कि माई वे और हाईवे, मैं जो बोलूँगा भाई आप होंगे, हम जो बोलेंगे, इनका काम क्या है? ये इनका जो देखिए, जो लॉ पास होगा, जो चुन के जो सरकार है वो नहीं बना पाएगा. वो जो चाहते हैं, चाहे उनका 50 भी एमपीज नहीं है, वो चाहते हैं हम जो बोलेंगे वो देश का कानून होगा. हम जो चाहते हैं वो हमारा सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट देगा. हम जैसे चाहते हैं हमारा ब्यूरोक्रेसी ऐसे ही काम करेगा. ये जो हम जैसे चाहते हैं ऐसे ही पार्लियामेंट चलेगा. भाई पार्लियामेंट का रूल से, रेगुलेशन से, प्रोसीजर से, उसके पर नहीं चलेगा. हम जैसे चाहते हैं वो ऐसे करना पड़ेगा. हम डिक्टेट करेंगे तो स्पीकर को वही सुनना पड़ेगा एंड करना पड़ेगा. एंड हमारा चेयरमैन जो राज्यसभा में है उनको भी ऐसे करना पड़ेगा एंड सुनना पड़ेगा. तो ये जो दादागिरी है, आप सपोज है, मैंने बोला 94, ऐसे दादागिरी करके आप क्या करते हो इफेक्टिवली, आप डिडक्ट कर दीजिए 850 से, अगर 100 भी डिडक्ट कर दीजिए
कितना हुआ? In the process, these 150 people, you are not so important, or 100 people, you are so important that you are not denying more than 700 elected representatives of people of India to carry out their functions. इससे बड़ा अनडेमोक्रेटिक थिंग क्या हो सकता है? 100 लोग आप इन लोगों को बोलने नहीं देते हो, इन लोगों को पार्टिसिपेट करने नहीं देते हो, इन लोगों को चुप करके रखते हो. Nothing can be more undemocratic and fascist act than that. More than 700 elected representatives, you do not allow them to function just because of your lungs power, because of this thing. Why? Should action not be taken against you? I think ये जैसा एक्शन जब हुआ है, ये बहुत पहले लेना चाहिए था. ये अभी देर हो गया. ये अगर पिछले 10 साल से ऐसे अगर दी presiding officers of both the houses with the support of these 700 MPs who are being deprived of and denied of their democratic and parliamentary rights to function, अगर वो सब करके किए गए थे, that these type of actions should have been taken much earlier and before. It is actually too late, but then as I say, it is better late than never. And again I will conclude by saying it is unfortunate but unavoidable. Thank you very much.